हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीसीटीसी पोस्ट पर अलग अलग पोस्ट होती है और अलग अलग पोस्ट का अलग अलग वर्क होता है। तो उसी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करने वाले थे वो आज हम हमारे भाई के साथ करेंगे कि सीसीटीसी में इनको कौन सा पोस्ट मिला है और जो इनका पोस्ट है उस पर क्या वर्क होता है, उसका कैसा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आज हम भाई से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई को धन्यवाद कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया ताकि हम इनकी बात आगे तक पहुंचा सके, दर्शकों तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए कि सबसे पहले तो मेरा आपको राम राम एंड मेरे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मेरा नाम जयप्रकाश भारती हुआ, मैं सारण बिहार का रहने वाला हूँ। बचपन से वैसे तो मैं झारखंड में ही पला बढ़ा और मेरी यहीं से अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी झारखंड से। तो सर आप किस पोस्ट पर अभी वर्तमान में किस पोस्ट पर पोस्टेड हो, आपको कहाँ पोस्टिंग मिली सर, थोड़ा उसके बारे में। जी जैसे मेरा सिलेक्शन तो एनटीपीसी के थ्रू हुआ, जो 2019 में वैकेंसी आई थी। वैसे तो इसमें मतलब एक कंबाइंड है सीसीटीसी, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे आपका क्लासिफिकेशन, जैसे आपका पार्सल में हो गया, बुकिंग में हो गया, यूटीएस पीआरएस में हो गया, फिर आपका बुक पार्सल्स में हो गया, गुड्स में हो गया, गुड्स। और मेरा चेंज इसमें कि गुड्स क्लर्क के रूप में हुआ है। तो सर गुड्स क्लर्क में आपका पोस्टिंग हुआ, सीसीटीसी के अंतर्गत गुड्स क्लर्क में आपको जी सीसीटीसी के अंतर्गत ही गुड्स क्लर्क आता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सर अपने गुड्स क्लर्क के बारे में कुछ एक्सपीरियंस कि इसमें क्या काम करना होता है, कैसा वर्क होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा अपना परिचय जरूर बताइए। जब आपका एक सिलेक्शन गुड्स क्लर्क के तौर पर होता है तो आपको जैसा नाम है गुड्स क्लर्क, जिसमें आपको मालगाड़ी से रिलेटेड काम करना होता है। जहाँ पे आप आपका सेट होता है, एक आपका ऑफिस होगा, उसमें आपको रेलवे का जो 22 में टीएमएस टर्मिनल होता है, जिसमें टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपको काम करना होता है। इसमें आपको सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं कि मालगाड़ियाँ आती है, मालगाड़ी के बारे में जानते हैं हम लोग कभी लेकिन बाहरी तौर पे हमने देखा होता है, लेकिन क्या है ना कि हम अंदर से नहीं जानते उसको कितने ऑपरेशंस होते हैं, क्या होते नहीं होते। तो जैसे एक गाड़ी आती है आपके साइडिंग में आई, तो उसको अनलोड करने के लिए, उसको लोड करने के लिए हमारा उसमें योगदान होता है, उसमें हम काम करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे कोई रेक आता है तो हम उसका रेक प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट बोले तो हम वहाँ पे पार्टी को अलाउ करते हैं कि आप अब अपना माल उतार सकते हैं वहाँ से। जब पार्टी अपना सारा उतार लेते हैं वहाँ से माल, तो वो फिर रेक को रिलीज़ करते हैं, बोलते हैं कि हमारा कंप्लीसन हो गया, आप इसको रिलीज़ कर दीजिए। तो इस दौर में क्या करते हैं कि हम गाड़ी को रिलीज़ करते हैं कम्प्लीटली, देखने के पश्चात कि यहाँ गाड़ी सारा कम्प्लीटली उतर गया है, उसमें सारे वैगन अच्छी तरह से बंद हो गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं। उसके बाद हम उसको रिलीज़ करते हैं। इस दौरान क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, जैसे कि मालगाड़ी आया, हम लोग माल उतारने के लिए कस्टमर को एक निश्चित फ्री टाइम दिया जाता है। उस फ्री टाइम में क्या होता है कि कोई चार्जेज नहीं लगते हैं, पार्टी को वो फ्री टाइम दिया जाता है कि आप इतना टाइम के अंदर अपना माल सारा अनलोड कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर पार्टी उस दौरान अनलोड नहीं कर पाता है, उससे ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग डेमरेज चार्ज लेते हैं। अच्छा, मतलब टाइम, हाँ, अधिभार शुल्क जिसको बोलते हैं, कि उसको डेमरेज चार्ज लेते हैं हम लोग। फिर दूसरा चीज़ होता है, आपका पार्टी ने माल उतारा, रेलवे के जो प्रीमिसेस है उसमें अपना माल रख दिया, तो उसके लिए भी फ्री टाइम दिया जाता है, निश्चिंत टाइम रहता है। अगर उस दौरान अगर पार्टी माल नहीं ले जा पाता है तो फिर हम उससे वॉरफेज शुल्क वसूलते हैं, जिसको स्थान शुल्क बोलते हैं। तो ये हो गया। फिर आपका है जैसे गाड़ी लोड होता है, तो लोड होने के बाद उसका पेमेंट होता है, पेमेंट होने के बाद उसका आरआर बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि पैसे वसूलना ग्राहक से। जैसे कि हम कोई सामान बेचते हैं तो उसके बदले उससे पैसे लेते हैं, चाहे भाई हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हम आपका माल एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उसके बदले जो भाड़ा लेता है गाड़ी वाले, तो सेम हम क्या करते हैं, भाड़ा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेलवे रिसिप्ट, आरआर बोलते हैं, आरआर जनरेशन करने का काम वो आपका होता है। और ऐसे ही काम, और जैसे आपका दूसरा चीज़ होता है कि गाड़ी पेमेंट हो गया, माल जा रहा है आपका, उसमें ज़्यादा ओवरलोड है। ओवरलोड तो सब जानते ही होंगे, मालगाड़ी में अक्सर होता है, किसी चीज़ में ओवरलोड हो जाता है, तो उस ओवरलोड के लिए भी
क्या है कि रेलवे अलग अलग से चार्ज वसूलती है, जिसे प्यूनिटिव चार्ज बोलते हैं। तो वो भी हम देखते हैं, उसको वसूलते हैं। मतलब जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होता है इसमें आपको रेलवे मालगाड़ी से रिलेटेड वो सारा ऑपरेशन हमारा होता है। आपका कहने मतलब आपको गुड्स में जो जितने भी मालगाड़ियाँ हैं, जो मतलब जो कोई भी पार्टी अपना माल जैसे सीमेंट, कोयला, जो भी बजरी, वो मालगाड़ी आप वहाँ से लोड करते हो, लोड और अनलोड करते हो? जैसे जैसे देखिए हमारा क्या है ना कि मेरा पोस्टिंग तो ऐसे टाटा नगर गुड्स सेट में हुआ है, जहाँ से हम 8 साइडिंग को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ साइडिंग्स क्या है कि आउटवर्ड है, इनवर्ड है। 2 तरह की साइडिंग्स होती है, आउटवर्ड इनवर्ड। आउटवर्ड में क्या है कि सिर्फ माल जाता है, इनवर्ड में क्या है कि आता है। तो हमारा दोनों होता है। तो अभी मैक्सिमम हमारा क्या होता है कि इनवर्ड होता है, जिसमें 2-3 साइडिंग से जहाँ पे काम चलता है। जैसे रेलवे का माल आता है, रेलवे जो RMC बोलते हैं हम लोग, वो जाता है। आपका FCI का माल आता है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें चावल, गेहूँ वगैरह हो गया। सीमेंट्स आते हैं। आउटवर्ड में आपका हो गया क्लिंकर, हो गया जिप्सम, हो गया। कुल मिला के मतलब आपको जितना भी माल लोडिंग अनलोडिंग होता है, आने जाने का काम, वो गुड्स के अंडर में आता है। आपकी देखरेख में ही लोडिंग अनलोडिंग जितना भी होता है वो सारा होता है। गुड्स के थ्रू ही होता है वो सारा काम। उसी के तहत अगर पार्टी उसको लोड अनलोड करने में लेट करता है जल्दी, तो उसके लिए आप उससे अलग से चार्ज लेते हैं, और उसी का भाड़ा सा जो अभी आप कैलकुलेशन में कितना क्या किराया लगेगा, वो सारा सब कुछ आप देखते हैं जी। तो मतलब ये आपके गुड्स कलर में के अंदर ही आता है जी। तो मतलब ये इसका वर्क होता है। जी। अच्छा, और सर दूसरी चीज़ एक और कि जैसे आपने गुड्स कलर में जॉब कर रहे हो, तो आपके हिसाब से गुड्स कलर ठीक है, या फिर जैसे CCTC में इच्छा होती है कि हर कैंडिडेट की कि मैं चेकिंग करूं, मुझे TT बनना है, मुझे टिकट चेक काटना है, वो इच्छा होती है। तो जैसे आप गुड्स कलर में हो, तो आपके ख्याल से कौन सा पोस्ट अच्छा है, चेकिंग अच्छा है या गुड्स कलर का या पार्सल, कौन सा आपके हिसाब से अच्छा? देखिए एक्चुअली यहाँ पे तो किसी चीज़ को अच्छा नहीं बोला जा सकता है। एक्चुअली सारे सभी अच्छे होते हैं अपनी जगह पे, जिसका मन जिस क्षेत्र में लगे। जैसे मुझे क्या है ना कि मैं गुड्स को प्रीफर कर रहा था। जब मैं स्टार्टिंग में जब पहली बार गया था अपने विजिट पे वहाँ पे, तो उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं, मुझे गुड्स में ही जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है पढ़ने वढ़ने के लिए। वैसे क्या होता है, जैसे हम TT में चले गए तो TT में हमारा 8 घंटा पूरा टोटल टाइम लग जाता है। जैसे हम स्टार्टिंग में हैं, वहाँ से हमको खड़े होकर या फिर चेकिंग करते करते उस बीच हम दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, बैठने का काम नहीं होता है। फिर अब पार्सल में है तो पार्सल में भी सेम कंडीशन होता है, ऑफिस में है, बुकिंग का, तो उतना टाइम ही नहीं। बट गुड्स में क्या है कि अगर आपका साइडिंग चल रहा है कि गाड़ी अगर है तो आपको टाइम नहीं, बट अगर मान लीजिए आपके साइडिंग में गाड़ियाँ नहीं हैं, लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो रहा, तो आप उस टाइम पूरा फ्री हैं अपनी तरफ से। तो आप चाहें तो अपना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड को कुछ काम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आसान बनता है एज ए पर मेरे लिए, स्टडी के हिसाब से। हाँ मेरे लिए हाँ गुड्स, जब मेरा मानना है कि मतलब जिसको पढ़ाई वढ़ाई आगे करना है उसके लिए गुड्स ऑफिस अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉपर थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो चाहे तो आराम से अपना टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। और सर जैसे आपने CCTC में है, तो आपने कैसे क्या प्रिपरेशन किया, कैसे तैयारी किया, आप क्या प्रॉपर इसी की तैयारी कर रहे थे, कुछ उसके बारे में? क्योंकि जैसे आने वाले ऑडियंस है, जो दर्शक देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में NTPC की वैकेंसी आने वाली है, उन बच्चों को के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले अपने बताया कि आपने कैसे तैयारी की, और जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी NTPC की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि उनका सिलेक्शन आसानी से इसे NTPC में हो जाए, उसके लिए कुछ अपने विचार? जी जरूर। सर्वप्रथम क्या है कि जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मैंने BCA किया हुआ था। तो उस दौरान क्या है कि जहाँ से मैं पढ़ाई किया, मतलब पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं रहा, और दूसरा हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सही नहीं थी, इस कारण से हम MCA नहीं कर पाए। तो हमने वहाँ डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था ना कि हमारा अपना सपना था एयरफोर्स में जाने का। तो उसके लिए 12 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो वो क्या है ना कि हमारा मैथ में थोड़ा परसेंटेज कम था, तो जिस कारण से वो हम नहीं भर सकते थे। तो फिर हम नॉर्मली ऐसे तैयारी करने, फिर एक मेरा दोस्त था, NDA में सिलेक्शन हुआ था, उससे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चाहो तो AF-CAT होता है, एयरफोर्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके थ्रू आप एयरफोर्स में जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने वहाँ से फिर एयरफोर्स का तैयारी शुरू किया। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मतलब जो प्री फेज बोलते हैं मैंने निकाल लिया। उसके बाद उसका SSB होता है। तो एक बार तो SSB में मैं पहली बार तो गांधीनगर मेरा दे दिया था कोरोना के टाइम में, जो मैं जा नहीं पाया। दूसरी बार मैंने निकाला तो मेरा SSB बनारस में हुआ, वाराणसी में।
तो वहाँ मैं गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या है ना कि थोड़ा उसमें इंग्लिश मायने रखते हैं, और हमारा क्या बैकग्राउंड है हिंदी से था। हिंदी से। तो वहाँ फिर हमने रियलाइज़ हुआ मुझे कि नहीं, ये तो मेरे से शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से CGL की तैयारी शुरू करा। फिर मैं अपना पढ़ाई करता रहा। साथ में मतलब रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आया था, तो उस टाइम भी मैंने उसका भी फॉर्म भरा था। CGL का भी भरा, देता रहा। स्टार्टिंग का तो एक दो एग्ज़ाम मेरे से नहीं हुए, फिर बाद में प्री वगैरह होने लगा। फिर अंततः फिर मेरा CGL का प्री दिया मैंने, मेंस दिया, नहीं हुआ। उसी दौरान ग्रुप डी का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया मैंने। ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बिलासपुर बोर्ड से था मैं, मेडिकल वगैरह भी सब वहाँ हुआ। बट क्या है कि सेम टाइम में मेरा दूसरा रिजल्ट आया आपका MTS का आया, जिसमें नारकोटिक्स हवलदार के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो दूसरे रिजल्ट आए तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। उसी दौरान क्या है कि ये रेलवे NTPC लेवल 3 का भी मेरा रिजल्ट आ गया, जिसको मैंने उन सबको छोड़ के इसको ज्वाइन किया। और जहाँ तक तैयारी की बात रही, तो मैं प्रॉपर तो ऐसे मतलब कभी रेलवे सोचकर तो मैंने तैयारी नहीं करा। हाँ, जनरल आप तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप एक नॉर्मल वे में आप अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो रीजनिंग, मैथ, GS, बस आप उसको मतलब रेगुलर पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट पढ़ाई नहीं छोड़ने का है। तो मतलब मैंने जैसे कोरोना के दौरान भी हुआ ना, तो बहुत सारे मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। बट मैं क्या है ना कि उस टाइम भी पढ़ता रहा अपना, और जिसका फ़ायदा मुझे एग्ज़ाम में भी मिला। जब मैं लेवल 3 का एग्ज़ाम देने भिलाई गया हुआ था, तो मतलब क्या है ना, कंटिन्यूअस मैं करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ता रहा। जो गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेज का, मैं उनसे पढ़ता था। अच्छा, गौरव फूलपत्ती वाली क्लास। जी। तो क्या है ना कि मैं पढ़ता था, तो मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे उस दौरान के मिले, जो मैं लगातार पढ़ रहा था। तो मुझे खुशी हुई, चलो मैंने कम से कम पढ़ाई जो नहीं छोड़ा, तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ। तो वैसे ही मतलब पढ़ाई को ये नहीं कि मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तो हमने पढ़ाई छोड़ दिया, फिर एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ेंगे, ये चीज़ नहीं करना होता। कंटिन्यूटी में। हाँ, कंटिन्यूटी करना होता है। क्या है, अभी मेरा सिलेक्शन हो भी गया, बट फिर भी मैं अभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ। तो सर अभी जैसे आपको पता है कि अभी NTPC की वैकेंसी आने वाली है, शायद नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। तो जैसे अभी उसके लिए जो नए कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे, उनके लिए क्या करना चाहेंगे कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए ताकि उनका एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाए, उसके लिए कुछ नए बच्चों के लिए जो तैयारी अभी तो मैं ये सजेशन कर, जैसा कि मेरा था कि मैंने SPD का एक बुक आती है रेलवे की, SPD की। हाँ, तो मैंने वो पढ़ाई, SPD का GK GS थोड़ा इस रेलवे का वहाँ से देखा था। बाकी मैंने वही कर्स क्लासेस जोधपुर वाले हैं, उस सर से पढ़ाई करा था मैंने, GS वगैरह का, करंट अफेयर्स का। अभिनय सर हैं मैथ्स में, अभिनय मैथ्स करके, मैंने उनसे मैथ्स की पढ़ाई करी। रीजनिंग के लिए अभी तो मैं पहले का नहीं, बट अभी मैं बता रहा हूँ, एक परवेज आलम सर है जो अभिनय मैथ्स पे ही पढ़ाते हैं, जो मतलब बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं लेवल की। जैसे NTPC में सिलेक्शन किसी को लेना है अगर, तो आप उनकी वीडियो जाके देखिए, परवेज आलम सर बहुत ही शानदार रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग भी मायने रखता है। कम टाइम तो में आप पूरी रीजनिंग में मार्क्स ला सकते हैं। GS का है तो आप कंटिन्यूअस जो अभी फिर करेंट सिनारियो में आपका जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उस पर ध्यान रखना है। जो हमारा कल्चरल सिस्टम है, डांस, नृत्य, नृत्यांगनाएँ, खेल वगैरह संबंधित जो पर्सनस हैं, उस पर युद्ध अभ्यास वगैरह हो रहे हैं, उस पर ये सब करेंट टॉपिक्स हैं। बुक्स वगैरह, ऑथर्स हो गया, अवार्ड वगैरह हो गया, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज़, साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप कभी सुने भी नहीं होते। आप नॉर्मली ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं करता है उतना साइंस को, बट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है। तो बेहतर है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन नोटिफिकेशन जैसे आ गया तो आप पढ़ाई अपना शुरू कर दें। इंतज़ार ना करें कि नहीं जब फॉर्म भर देंगे उसके बाद से चाहे डेट आ जाएगा तो पढ़ाई करनी, नहीं, अभी से आप पढ़ते रहिएगा तो आपकी सक्सेस की गारंटी है। जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं, अभी आप सेट देना शुरू कर दीजिए, कम मार्क्स आएंगे, घबराने की बात नहीं है। मैंने जब पहली बार मैंने सेट दिया था तो मुझे याद है 36 मार्क्स आए थे मेरे। उसके बाद मैं आज आगे आपके सामने हूँ बैठा हुआ एक सिलेक्टेड पर्सन के रूप में, तो उसे घबराने की नहीं आप, लेकिन आप सेट दीजिए, ये तो है। जो भी सेट देने के बाद एनालिसिस कीजिए उसको, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या गलती हुआ। आप जो सेट दिए, कुछ क्वेश्चन होता है गलत कर देते हैं पर्सन, बिल्कुल,
तुक्का मार देते हैं। डिप्रेशन में आ जाते हैं कि नंबर कम आ रहे हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट देना छोड़ हाँ देते हैं नहीं, कई इससे बच्चे। घबराने की जरूरत नहीं है। आप दिए सेट कम मार्क्स आया कोई बात नहीं, आप उसको एनालिसिस कीजिए। आपका जो क्वेश्चन गलत हो गया उसके कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए कि हाँ ये चीज़ मेरा ऐसे गलत हो गया था, मैं ये सब बना रहा था। तो वो चीज़ क्या है ना कि आपको और बेहतर करता चला जाएगा। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मार्क्स सुधर रहा है, आप बेहतर होते जा रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, सर ने आपको बता ही दिया कि सीसीटीसी में गुड्स का क्या वर्क होता है, कैसे क्या काम करना होता है। उसके साथ साथ सर ने जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है कि उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे मार्क्स कम आते हैं, ऑनलाइन जब टेस्ट देते हैं तो उसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सर ने उसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात बताई कि इनके भी स्टार्टिंग में 36 नंबर आए थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और प्रैक्टिस सेट देते रहे, जिससे आज इनका सिलेक्शन हो सका है। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के सर ने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है और सर ने बताया है कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इनके वीडियो से ये सीखने को मिलेगी कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और आपको उस आपकी तैयारी में आपके जो डीमोटिवेशन है उसमें आपको काफ़ी इम्प्रूव होगा और आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी। तो ये सर थे, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और अपने जो भी विचार है वो हमारे साथ साझा किए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी, मैं एक चीज़ मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूँ कि भाई ने मेरे एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट स्टार्ट किया है, जो भी मतलब रेलवे से रिलेटेड है, कि जो भी कार्यरत पर्सन है जिनके बारे में अमूमन पता नहीं होता है हमारे साथियों को, तो उसके बारे में भाई बता रहे, सबसे जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़िंदगी आसान हो जाए। आप जब इस क्षेत्र में आए तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसे समझने में। तो इस मूवमेंट को समझते हुए आप भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद, राम राम।